ग्लोबली अगर देखा जाए तो दुनिया की सभी कंट्रीज अपने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए एग्रेसिव स्टेप्स ले रही है। एंड इसी के चलते ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे एक मेजर फोकस है, जहाँ पे कंट्रीज अलग अलग तरह के रेगुलेशंस लेके आ रही है। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन ने 2035 तक सारे इंटरनल कंबशन इंजन से चलने वाली कार्स को फेज आउट करने का प्लान सेट किया है। फॉलोइंग सिमिलर स्टेप्स, यूके और इसराइल एंड सिंगापुर ने भी ऑन द अदर हैंड 2030 तक सभी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार्स की न्यू सेल्स पर बैन करने का एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। एंड ऐसा सिर्फ यूरोप में ही नहीं हो रहा। चाइना, जो आज ईवी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर हब बन चुका है, अपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग को और एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है। इसी तरह आगे जाके बाकी कंट्रीज भी ग्लोबली ऐसे स्टेप्स उठाएगी, गिवन द नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस इन द इंडस्ट्री, एंड दिस विल कम टू इंडिया एज वेल एट सम टाइम। अब ये टारगेट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? अगर ग्लोबल एमिशंस की बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ट्रांसपोर्ट सेक्टर टोटल एमिशन में से 20% कंट्रीब्यूट करता है। एंड इसमें से 40 to 50% पैसेंजर व्हीकल से आता है। तो इसीलिए इन रिडक्शंस एंड टारगेट्स को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मेजर रोल प्ले करेगी इन द फ्यूचर। एंड इन्हीं कारणों की वजह से कई सारी कंट्रीज ऐसे मेजर स्टेप्स ले रही है। इंटरेस्टिंगली, नॉर्वे एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री ने इस रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। नॉर्वे ने 2025 का टारगेट सेट किया है पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स की सेल्स को खत्म करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो 2026 से नॉर्वे में जो भी न्यू कार्स या फिर न्यू व्हीकल जो भी बिकेगी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। एंड अगर आज की बात करें तो आज अगर देखा जाए तो नॉर्वे में ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा जो भी न्यू कार्स बिक रही है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो बस बात रह गई है रेस्ट 20% की, जो काफ़ी जल्दी पूरी भी हो जाएगी। तो ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? जब बाकी दुनिया 2030 या फिर 2035 के टारगेट सेट कर रही है, नॉर्वे, एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री, ईवी अडॉप्शन के मामले में कैसे एक ग्लोबल लीडर बन के उतरी? वेल, इसका जवाब छुपा है इस कंट्री के यूनिक पॉलिसीज, सब्सिडीज एंड पब्लिक माइंडसेट के अंदर, जो आज हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में अचानक से चेंज आया एंड अचानक से बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पे देखने मिली, बल्कि ये चेंज काफ़ी स्लो एंड काफ़ी ग्रेजुअल चेंज था, एंड जो शुरू हुआ था डेकेड्स पहले। एक टाइम ऐसा था नॉर्वे में जब पेट्रोल एंड डीजल कार्स नॉर्वे की सड़कों को डोमिनेट करती थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो नॉर्वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक हेवन बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? वेल, इसका जवाब छुपा है 1990s में, जब नॉर्वे की गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल एमिशंस को एक लॉन्ग टर्म विजन की तरह देखा। एंड इसी के चलते उन्होंने काफ़ी सारे एग्रेसिव स्टेप्स एंड प्लान सेट किए। उन्होंने रियलाइज़ किया कि फॉसिल फ्यूल का ओवर डिपेंडेंस एक बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस का कारण बन सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी या फिर फ्रेमवर्क पर काम शुरू किया जो ईवी अडॉप्शन को बूस्ट करने के ऊपर फोकस था। एंड इसी के चलते नॉर्वे की गवर्नमेंट ने पहली बात पेट्रोल और डीजल कार को एक्सपेंसिव बना दिया एंड उस पर हाई टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन टैक्स, रोड टैक्स एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। ऑन दी अदर हैंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अब जीरो टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब अगर आप एक पेट्रोल या फिर डीजल कार खरीदते तो उसकी कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा टैक्सेस बन जाता। एंड सिमिलरली, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती हो जाती। एंड यही सिचुएशन नॉर्वे की जनता के लिए अट्रैक्टिव साबित हुई एंड कई लोगों ने फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चालू किया या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होना चालू किया। लोगों ने देखा कि अगर वो एक पेट्रोल या फिर डीजल कार खरीदते हैं तो उस पर पहली बात तो हाई टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने पर उन्हें सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे थे। इसी वजह से धीरे धीरे लोग ईवीज को अडॉप्ट करने लगे। अगर हम 1990s की बात करें तब मार्केट में ईवी ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड थे। उस समय टेस्ला या फिर बाकी पॉपुलर ईवी ब्रांड्स अवेलेबल नहीं थे। इसी के चलते नॉर्वे के लोगों के पास सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रिक कार ऑप्शंस अवेलेबल थे, जो या तो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे थे या फिर छोटी रेंज वाले अर्बन व्हीकल्स थे जो कि सिर्फ सिटी में चला जा सकते हैं। एक एग्जांपल ले तो थिंक सिटी,
जो एक नॉर्वेजियन इलेक्ट्रिक कार ब्रांड है, उस समय के कुछ गिने-चुने ईवी ऑप्शन में से एक था। नाउ थिंक सिटी एक नॉर्मल छोटी-सी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कार थी, जो अर्बन मोबिलिटी के लिए डिज़ाइन की गई थी। लेकिन इस थिंक सिटी कार की ड्राइविंग रेंज सिर्फ 80 टू 100 किलोमीटर के आसपास ही थी, जो आज के मुकाबले बहुत ही कम है। एंड ये कंपनी नॉर्वे की ईवी रेवोल्यूशन का एक अर्ली प्लेयर था, जिसको आगे चल के फोर्ड ने 1999 में एक्वायर कर लिया। बट जल्दी 2003 आते-आते फोर्ड ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही थी एंड फिर आया 2008 का बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें फिर ये कंपनी बंद हो गई, तो फोर्ड ने अपना इन्वेस्टमेंट भी बेच दिया। तो आज थिंक सिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसका नॉर्वे के ईवी रेवोल्यूशन पर एक बड़ा इम्पैक्ट था। एंड नॉर्वे ने सिर्फ सब्सिडीज या फिर टैक्स बेनिफिट ही नहीं दिए, बल्कि अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया, जो ईवी अडॉप्शन के लिए एक बड़ा एस्पेक्ट होता है। एंड अगर बाकी इंसेंटिव्स की देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार यूजर्स को टोल रोड यूज करना फ्री था। इसका मतलब है उन्हें टोल टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स पे इंपोर्ट टैक्सेस भी नहीं लगते थे, उन पे वैल्यू एडेड टैक्स भी नहीं लगता था। एंड सिटीज में पार्किंग फ्री थी एंड पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी फ्री थे। तो इन सब इंसेंटिव्स के बाद कोई क्यों ही भला पेट्रोल या फिर डीजल कार लेना चाहेगा। अब नॉर्वे की पॉपुलेशन है अराउंड 5.5 मिलियन एंड ये कंट्री दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस में से एक है, थैंक्स टू देयर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स। एंड आज भी नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है, जो लार्जली ऑयल एंड गैस रेवेन्यूज से बना हुआ है। आपको ये जान के हैरानी होगी, बट नॉर्वे में रशिया के बाद यूरोप में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं। नॉर्थ सीज में पाए जाने वाले ऑफशोर ऑयल फील्ड्स नॉर्वे की इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है, जिसमें से गवर्नमेंट को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू मिलता है। अब अजीब बात यह है कि एक ऑयल रिच कंट्री होने के बाद भी नॉर्वे ने ईवीज को इतने एग्रेसिवली प्रमोट किया। ऑब्वियसली ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों। एक बड़ा रीजन तो यह है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट को समझ गया था कि फॉसिल फ्यूल एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अर्ली ट्रांजिशन स्टार्ट करने का फैसला लिया। एंड अगर दुनिया में बाकी ऑयल रिच कंट्रीज जैसे कि मिडल ईस्ट में देखा जाए, तो कई कंट्रीज ऐसा करने का ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया एंड कतर। जैसे अगर यूएई की बात करें तो वो टूरिज्म एंड रियल एस्टेट को हेविली प्रमोट कर रहे हैं। मैं खुद कुछ दिन पहले दुबई घूम कर आया हूँ एंड वहाँ ये क्लियरली दिख रहा है कि यूएई अपनी इकोनॉमी को ऑयल के अलावा काफ़ी सारे नए डायरेक्शंस में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह सऊदी अरेबिया की बात करें तो ये कंट्री भी हेविली इन्वेस्टेड है इन सम मल्टी बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स, जो इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंसी से दूर ले जाने का एक एफर्ट है। जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल, नियोम सिटी जो कि एक 500 बिलियन डॉलर्स का फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे एआई, रोबोटिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाएगा। एंड ये सऊदी विजन 2030 का एक पार्ट है। रेड सी प्रोजेक्ट जहाँ पे सऊदी अरेबिया एक लग्जरी टूरिज्म हब बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड सऊदी का इन्वेस्टमेंट फंड भी दुनिया भर में वेरियस इंडस्ट्री में हेविली इन्वेस्टेड है। जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल, टेस्ला, उबर, लूसिड मोटर्स जैसे कंपनीज में इसका बड़ा स्टेक है। और अब ये एंटरटेनमेंट, गेमिंग और एआई जैसे नए एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये सब बताने का एक मेन रीज़न ये है कि नॉर्वे ने भी कुछ ऐसा ही करने का ट्राई किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉर्वे ने ये ट्रांजिशन अर्ली 1990s में ही शुरू कर दिया, जब बाकी सारी कंट्रीज सिर्फ ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज पर ही फोकस कर रही थी। एक अच्छी पॉलिसी एंड पब्लिक सपोर्ट ईवी अडॉप्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एंड नॉर्वे की गवर्नमेंट भी कई सारी इंसेंटिव्स दे रही थी टू मेक ईवी बाइंग मोर अट्रैक्टिव। बट प्रॉपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इमेजिन कीजिए, अगर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का फिर फायदा ही क्या हुआ। नॉर्वे की गवर्नमेंट को ये बात पहले ही पता थी, इसलिए सिर्फ इंसेंटिव्स देने की जगह उन्होंने एक सॉलिड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया। एंड इसमें भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपकी ईवी को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो कोल या फिर फॉसिल फ्यूल से जनरेट हो रही है, तो उसे क्लीन एनर्जी तो नहीं कहा जाएगा, ना ही उससे ग्लोबल एमिशंस पर कोई असर पड़ेगा। इसीलिए
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का क्लीन होना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नॉर्वे में लकीली रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। वहाँ का लैंडस्केप देखें तो वहाँ काफ़ी माउंटेनस रीजन है विद लॉट्स ऑफ हाइड्रो पावर। इसी का फायदा लेते हुए ये कंट्री ने फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को क्लीन एनर्जी ग्रिड में ट्रांसफॉर्म किया। आज अगर देखा जाए तो नॉर्वे की 98% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से जनरेट होती है, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो वाकई में क्लीन है। एंड ईवीज को फिर जेन्युइनली जीरो एमिशंस कहा जा सकता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो हर जगह चार्जिंग स्टेशंस का अवेलेबल होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के चलते नॉर्वे की गवर्नमेंट ने अर्ली 2000s में ही नेशन वाइड नेटवर्क बनाने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। हर जगह पेट्रोल पंप्स और पार्किंग लॉट्स में फास्ट चार्जर इंस्टॉल करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। डेडिकेटेड ईवी पार्किंग दिए गए सिटीज़ में बस लेन्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउड किए गए और घर पर भी इजी होम चार्जिंग सेटअप्स अवेलेबल किए गए। फॉर हाईवेज एंड रूरल एरियाज फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर्स बनाए गए ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी फिजिबल हो पाए। ये सब काम गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर इंश्योर किया कि इवन रिमोट एरियाज में भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली अवेलेबल हो पाए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज नॉर्वे में हर 60 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। आज यहाँ पर कैपिटा चार्जिंग स्टेशन का रेशियो दुनिया में सबसे हाई है। अब हमने ऑलरेडी इंसेंटिव सिस्टम्स एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया, लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर जो नॉर्वे की इलेक्ट्रिक व्हीकल का सक्सेस का पार्ट था वो था पब्लिक माइंडसेट एंड सपोर्ट। अगर लोग खुद ईवीज अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते तो सोचिए कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट काम नहीं आती। नॉर्वे में लोगों का एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेती है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस के रूप में देखती है। इसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स में एंड स्कूल एजुकेशन में लोगों को अर्ली स्टेजेस से ही सस्टेनेबिलिटी की तरफ एनकरेज किया जाता है। सोशल इन्फ्लुएंस भी एक मेजर रोल प्ले करता है। जब आसपास हर कोई, अगर आपके नेबर्स हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, वो ईवीज ले रहे हो तो आप भी ऑटोमेटिकली ये ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहते हैं टू फिट इन द सोसाइटी। जब नॉर्वे में ईवीज कॉमन होने लगे तो पब्लिक का परसेप्शन भी चेंज होने लगा। अब इंटरनल कंबशन या फिर पेट्रोल और डीजल कार्स वहाँ धीरे धीरे आउटडेटेड लगने लगी और ईवीज को एक स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल चॉइस की तरह देखा गया। सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट भी काफ़ी स्ट्रांग होने लगा, जिससे कि लोग इजीली अफोर्डेबल कार्स खरीद पा रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज तो हर कंट्री बना सकती है एंड इम्प्लीमेंट भी कर सकती है, बट ये केस स्टडी से पता लगता है कि पब्लिक का माइंडसेट एंड गवर्नमेंट एंड सोशल कोलैबोरेशन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ईवी एडॉप्शन के सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये था नॉर्वे में ईवी का सक्सेस फार्मूला विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट पॉलिसीज, सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक एनवायरमेंटल कॉन्शियस पब्लिक माइंडसेट। नाउ ये केस स्टडी से पता चलता है कि हर कंट्रीज के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर सही प्लानिंग और पब्लिक का सपोर्ट हो तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन सिर्फ एक सपना ही नहीं बल्कि एक एक्चुअल रियलिटी भी बन सकता है। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो हम भी स्लोली ईवी अडॉप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट देखने वाली बात यह है कि क्या 100% ईवी अडॉप्शन एक रियलिटी बन पाएगा एंड इसको कितना टाइम लग सकता है या फिर कौन सी टाइमलाइन तक ये गोल अचीव हो पाएगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।